चलिए, तो वेलकम वंस अगेन टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। एंड बेसिकली इन दिस वीडियो lecture we are going to discuss our next topic, that is inflammatory bowel disease। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसको हम लोग आईबीडी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होता क्या है, ठीक है, इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है और कैसे ये बॉडी के अंदर बेसिकली होता है, इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है ये आई थिंक बी फार्म के सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है। पहला टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। जिसको हम लोग बोलते हैं आईबीडी, शॉर्ट फॉर्म में आईबीडी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्लस बाउल डिजीज़। तो बाउल डिजीज़ क्या होता है कि जो भी ऐसी डिजीज़ जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, जो बाउल होता है, बाउल हमारा पेट का हिस्सा होता है, स्टमक का हिस्सा होता है, तो जो भी ऐसी डिजीज़ है जो हमारे बाउल मूवमेंट से क्या होती है, अटैच्ड होती है, उससे लिंक्ड होती है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो रहा है। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, दो तरह की डिजीज़ जो है कॉमन होती है, जो उनको पढ़ना है, और इन डिजीज़ को हम लोग कहते हैं आइडियोपैथिक कहते हैं, आइडियोपैथिक बोलते हैं, आइडियोपैथिक बाउल डिजीज़ कहते हैं। आइडियोपैथिक मतलब क्या होता है, आइडियोपैथिक मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कॉज क्या हो, अननोन हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग आइडियोपैथिक। यानी कि कहने का सेंस ये हो गया कि इसके अंदर हमको बेसिकली दो डिजीज़ पढ़नी होती है, एक तो हमको क्रॉन्स डिजीज़ पढ़नी रहती है और एक हमको पढ़नी रहती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक क्रॉन्स डिजीज़ और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये दोनों ही डिजीज़ क्या होती हैं, आइडियोपैथिक होती हैं। आइडियोपैथिक मतलब क्या है कि इनका कॉज जो रहता है वो अनसर्टेन सा है, अनकॉमन सा कॉज है, मतलब पता नहीं होता है क्या है। तो आइडियोपैथिक मतलब क्या होता है, अननोन कॉज, अननोन कॉज, यानी कि इसका कॉज जो है ये पता नहीं है, ठीक। तो हमने जैसे बताया कि आइडियोपैथिक बाउल डिजीज़ के अंदर हमको इसके अंदर दो डिजीज़ पढ़नी है। तो पहली डिजीज़ जो है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़, एपॉस्ट्रोफी एस डिजीज़, ठीक है। पहला हो गया क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं कि अल्सर हो गया है, ठीक। तो यही दो डिजीज़ जो है हमको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर बेसिकली पढ़ना है। अब क्रॉन्स डिजीज़ जो होता है, क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा और मतलब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो क्रॉन्स डिजीज़ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रीजनल एंट्राइटिस, इसको कहते हैं हम लोग रीजनल एंट्राइटिस। अब रीजनल एंट्राइटिस, रीजनल मतलब तो हो गया रीजन, एंट्राइटिस मतलब क्या होता है, एंट्राइटिस मतलब होता है कि जो आपका इंटेस्टाइन है इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है किसी वजह से, आपके बॉडी के अंदर जो स्टमक है, स्टमक जो रहता है वो अटैच होता है इंटेस्टाइन से, तो अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे एंट्राइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एंट्राइटिस कहते हैं, ठीक है। एंट्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, ठीक। और दूसरा तो आपका है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन्हीं दोनों डिजीज़ के बारे में हमको अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है।
तो इससे करते हैं ख़त्म और स्टार्ट करते हैं अपनी नई डिजीज़, यानी कि जो पहली डिजीज़ है, पहली डिजीज़ जो है आपकी वो है क्रॉन्स डिजीज़, एपोस्ट्रोफी एस डिजीज़। ठीक है, तो क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में हमको डिस्कस करना है थोड़ा डिटेल में कि ये क्या होती है। अब क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है, क्रॉन्स डिजीज़ क्या होता है कि ये एक तरह से क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी कहते हैं। यानी कि क्रॉनिक अल्सरेटिव मतलब क्या है कि अल्सर के अंदर क्या होता है कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो इंटरनल लाइनिंग है, वो इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो किसी वजह से क्या होती है, डैमेज हो जाती है। यानी कि उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, दोज ब्लड वेसल्स आर बीन एक्सपोज टू द फूड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन टू आवर स्टमक। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर अल्सर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जिसको शायद आई थिंक म्यूकोसा कहते हैं, उस लाइनिंग में क्या होता है, किसी वजह से क्या होता है, घाव जैसा, वुंड जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना डायरेक्टली ब्लड के टच में आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, खाना जो होता है वो सही से पचता नहीं है, और भी डिफरेंट तरह के कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो क्रॉन्स डिजीज़ को हम लोग कहते हैं क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, यानी कि इसके अंदर भी अल्सर ही जैसी प्रॉब्लम होती है लेकिन और ज़्यादा क्रॉनिक लेवल पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये किस चीज़ से कैरेक्टराइज होता है, ये क्रॉनिक अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है, ये किस चीज़ से कैरेक्टराइज होता है? तो ये कैरेक्टराइज होता है आपका किस चीज़ से, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसम्यूरल नॉन कास्केटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल नॉन कास्केटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये एक लाइन में इसको डिफाइन करने का तरीका है कि क्रॉन्स डिजीज क्या होती है, तो कहते हैं ट्रांसम्यूरल नॉन कैस्केटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब इसमें बात आती है कि ट्रांसम्यूरल क्या होता है। तो ट्रांसम्यूरल क्या होता है कि जब भी किसी ऑर्गन या ब्लड वेसल्स के अक्रॉस कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल, यानी कि किसी तरह का इन्फ्लेमेशन या इंजरी, वो जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है या फिर कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स है, उसके वॉल के अक्रॉस अगर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर, तो हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल प्रॉब्लम अकर हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसम्यूरल मतलब क्या होता है? ट्रांसम्यूरल मतलब होता है कि ये बेसिकली कहाँ अकर करता है? अकर अक्रॉस एंटायर वॉल ऑफ एन ऑर्गन या फिर ब्लड वेसल्स। ठीक है, या तो ऑर्गन होगा या ब्लड वेसल्स होगा, यानी कि अगर ब्लड वेसल्स या ऑर्गन के एंटायर वॉल के अक्रॉस अकर हो रहा है कोई चीज़ तो हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल। अब आता है नॉन कैस्केटिंग। तो नॉन लगा है यानी कि हो नहीं रहा है, लेकिन कैस्केटिंग मतलब क्या होता है कि कैस्केटिंग के अंदर क्या होता है कि कोई एक नेक्रोटिक टिश्यू जो होता है, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू है, वो डैमेज टिश्यू है, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट चीज़ी लाइक सब्सटेंस में, तो हम कहेंगे कैस्केटिंग। इस टर्म को कहते हैं कैस्केटिंग। अक्सर सेल इंजरी के अंदर देखा जाता है कि कोई एक नेक्रोटिक टिश्यू होता है, वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को पूरी तरह से किस चीज़ के अंदर, एक सॉफ्ट चीज़ी टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केटिंग कहते हैं। कैस्केटिंग मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस with conversion of damaged tissue into soft cheesy tissue।
चीजी टिश्यू नहीं, चीजी सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्रोसिस के साथ साथ कन्वर्जन हो रहा है किसी डैमेज टिश्यू का किसी पर्टिकुलर सॉफ्ट चीजी सब्सटेंस के अंदर, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं कैस्केटिंग, ठीक। अब यहाँ पे नॉन कैस्केटिंग है, यानी कि ऐसा हो नहीं रहा है, कैस्केटिंग होता है ये, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, पर ट्रांसम्यूरल जो है वो अकर कर रहा है। और ग्रैनुलोमेटस मतलब क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, मतलब अगर हमको क्रॉन्स डिजीज को हमको एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो हम कहेंगे ये ट्रांसम्यूरल नॉन कैस्केटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। अब ट्रांसम्यूरल के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है, कैस्केटिंग के बारे में चल गया, और ग्रैनुलोमेटस जो है वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, तो कॉमन सेंस चीज़ है कि ग्रैनुलोमेटस मतलब होता है कि ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमको नेक्स्ट देखना है कि इसके अंदर क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर, मतलब अब आगे थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, देखते हैं इसके अंदर। तो अब जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है वो किसी एज में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक मैनिफेस्टेशन हो गया कि कैन ऑकर इन एनी एज, यानी कि किसी भी एज के अंदर ये बॉडी के अंदर ऑकर हो सकता है। इसके साथ साथ मैक्सिमम क्या होता है कि फीमेल्स ज़्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मोस्टली फीमेल्स आर अफेक्टेड, मोस्टली फीमेल्स आर अफेक्टेड, ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक। और थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये क्रॉन्स डिजीज जो होता है ये और क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ इसके अंदर अफेक्ट होती है, जो चीज़ इसके अंदर अफेक्ट होती है वो सेगमेंट होता है पर्टिकुलर हमारे इंटेस्टाइन का, यानी कि इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बेसिकली क्या होता है इलियम या कोलोन, ठीक। जो चीज़ इसके अंदर अफेक्ट होती है भाई, आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि हमारे बाउल के साथ इसका लिंक है, तो बाउल के अंदर आपका इंटेस्टाइन भी आता है, स्टमक भी आता है, सब कुछ आता है। तो क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर हमारा इलियम और कोलोन होता है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, तो बेसिकली इलियम और कोलोन या फिर कोई दूसरे पार्ट भी जीआईटी के इसके अंदर क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पहले क्या इन्वॉल्व होंगे, या तो इलियम या फिर कोलोन। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो affecting the segment of कोलोन या फिर इलियम। इलियम ये तो आपका बेसिक है, या इसके अलावा और अदर पार्ट ऑफ जीआईटी, अदर पार्ट्स ऑफ जीआईटी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक। यानी कि अगर आपको क्रॉन्स डिजीज हो रहा है तो आपके अंदर इंटेस्टाइन का इलियम या कोलोन जो है ये तो इफेक्ट होगा ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट भी जीआईटी का इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमको आगे बढ़ना है, तो ये थोड़ा सा बात हो गई इसकी क्रॉन्स डिजीज की, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है। तो इसे कर देते हैं रिमूव, और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लिया जाए, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब हमको डिस्कस करना है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। शायद इनका वेट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमको डिस्कस करना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अब क्या होता है, ठीक। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है कि ये भी आइडियोपैथिक फॉर्म होता है एक्यूट और क्रॉनिक अल्सर का। ये भी क्या होता है, आइडियोपैथिक ही फॉर्म होता है। आइडियोपैथिक फॉर्म मतलब कि ये भी अननोन कॉज होता है किस चीज़ का, एक्यूट और क्रॉनिक अल्सर का, ठीक है। और इसको हम लोग इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
इन्फ्लेमेटरी कोलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आइडियोपैथिक, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये भी क्या होता है, आइडियोपैथिक फॉर्म होता है किस चीज़ का, ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अल्सरो डैश इन्फ्लेमेशन कोलाइटिस। ठीक है, तो ये भी क्या है, आइडियोपैथी की फॉर्म है अल्सरो इन्फ्लेमेटिंग कोलाइटिस का। और इसके अंदर जो चीज़ अफेक्ट करती है, ये क्या अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है म्यूकोसा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा किस चीज़ का, रेक्टम का और डिसेंडिंग कोलॉन का, रेक्टम का और डिसेंडिंग कोलॉन का। जैसे कोलॉन देखा होगा, कोलॉन के अंदर 3 पार्ट होता है, एक असेंडिंग होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, डिसेंडिंग। तो ये बेसिकली क्या करेगा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को अफेक्ट करेगा, और किस पार्ट को बेसिकली तो अफेक्ट करेगा रेक्टम और डिसेंडिंग कोलॉन को, लेकिन इसके अलावा और भी पार्ट इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक वो हो गई, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि इन दोनों डिजीज़ को हम एक बार कंबाइन कर देते हैं, यानी कि पहली डिजीज़ जो थी आपकी वो थी क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है, और दूसरी जो थी वो थी आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं कि ये जो बॉल का सिस्टमिक ये सबसे पहले जो बॉल होता है उसको तो प्राइमरीली पहले ये अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरीली अफेक्ट बॉल या बॉल जो भी बोले, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये अफेक्ट करते हैं बॉल को। ठीक है, इसके अलावा इनका क्या होता है, एक सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। अब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट इनका किस चीज़ में होता है, इन फॉर्म ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है किस चीज़ में इनका, पॉलीआर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूवेटाइस, यूवेटाइस नहीं यूवाइटिस कहते हैं, यूवाइटिस कहते हैं, पॉलीआर्थराइटिस, यूवाइटिस। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट आता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसके अलावा स्किन लेजन्स, स्किन लेजन्स भी होते हैं, और हिपैटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ठीक है, यानी कि इनका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है किस किस फॉर्म में, पॉलीआर्थराइटिस हो गया, यूवाइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्किन लेशन हो गया, और हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है इन दोनों का। ठीक है, अब ये होते क्या है इनके बारे में, पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है कि पॉलीआर्थराइटिस में अगर मोर देन 5 जॉइंट्स अफेक्टेड होती है पेन से, तो हम लोग कहते हैं पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स जो होते हैं अगर वो अफेक्टेड होते हैं पेन से, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स में अगर आपको पेन हो रहा है तो हम कहेंगे आपको पॉलीआर्थराइटिस है। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं 5 और मोर जॉइंट्स
आर अफेक्टेड बाय पेन। ठीक है, तो कहेंगे हम लोग इसको पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, यूवाइटिस क्या होता है? यूवाइटिस बेसिकली क्या होता है? एक तरह का आई इन्फेक्शन होता है। यूवाइटिस क्या होता है? एक तरह का आई इन्फेक्शन होता है। ठीक, इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्पाइन के अंदर जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल बोन्स गेट फ्यूज्ड इन स्पाइन। ठीक, स्किन लेजन्स के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। स्किन लेजन्स आपको पता ही है कि स्किन के ऊपर जैसे कि घाव जैसा वुंड टाइप में या फिर कुछ इरिटेशन टाइप का जैसे कुछ हो जाती है, मतलब कह सकते हैं उसको ब्लिस्टर्स टाइप के कुछ स्किन पे अकर हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्किन लेजन्स। और हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है कि यानी ये लीवर से भी लिंक होता है। हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट है यानी कि लीवर भी इसके अंदर लिंक होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रॉन्स डिजीज हो गए और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए, ये तो प्राइमरली जो है ये बॉल को अफेक्ट करते ही करते हैं, मतलब कि बॉल को तो अफेक्ट करेंगे क्योंकि ये आईबीडी में आ रहे हैं। ये दोनों जो हैं ये किस में आ रहे हैं? ये आईबीडी में आ रहे हैं। तो जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो ये तो इनको अफेक्ट करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा इनका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जिससे ये भी चीज़ ये कॉज कर सकते हैं। पॉलीआर्थराइटिस हो गया, यूवाइटिस हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, स्किन लेशन हो गया, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट भी इनका होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक में हमको देखना है इनकी इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, अब इसकी देखना है हमको इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस इसकी देखनी है कि क्या होती है। अच्छा, इटियोपैथोजेनेसिस जो है ये दो टर्म से लिंक्ड है, एक तो इटियोलॉजी और एक पैथोफिजियोलॉजी। तो इसके अंदर दोनों चीज़ कंबाइन होकर पता चल जाएगा कि इसका कॉज क्या है, और कॉज के अंदर इटियोलॉजी आ जाएगी कि किस वजह से हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो भी इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर हमको देखना है अब। तो इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर डिफरेंट तरह के कुछ तमाम तरह के फैक्टर्स वगैरह आते हैं, जिसमें से आपका जो पहला फैक्टर आता है, हम लोग कहते हैं इसको जेनेटिक फैक्टर। पहला फैक्टर जो आता है इसको कहते हैं हम लोग जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट अगर हुआ है बॉडी में, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ है, जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है किसी तरह का जीन मैनिपुलेशन हो गया है या जीन म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट क्या करता है कि ये जो एपिथेलियल बैरियर के फंक्शंस होते हैं उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जो हमारी एपिथेलियल है, जैसे हमारे बॉडी है तो हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ है, डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो बैरियर फंक्शन होता है, बैरियर फंक्शन यानी कि जो उनके रोकने का जो फंक्शन होता है, जो एक बैरियर तरह से ये फॉर्म करते हैं किसी हार्मफुल चीज़ को अंदर बॉडी तक नहीं, जैसे ऐसे समझो कि टिश्यू है, ठीक है, अब कोई चीज़ जब आएगी, जैसे सपोज करो कोई फूड आया, कोई ड्रग आया, तो वो इस टिश्यू के टच में आएगा, फिर ये टिश्यू इसको एब्जॉर्ब करके अंदर बॉडी में भेजेगा। तो जो उसका एक बैरियर जो होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, इस बैरियर को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। यानी कि जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या आता है कि डिक्रीज हो जाती है क्या, एपिथेलियल बैरियर फंक्शन। एपिथेलियल बैरियर फंक्शन जो है ये इनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, और ये भी देखा गया है कि जो ट्विंस होते हैं ट्विंस के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से आती है। भाई ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस भी जेनेटिक ही एक तरह से रीज़न होता है इनका कि जिससे फॉर्मेशन होता है। तो ट्विंस के अंदर भी क्या होता है, ये चीज़ें जो है ये नोटिस की जाती हैं, जेनेटिक फैक्टर जो है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हमारा क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंट तरह के लोकस होते हैं। लोकस यानी कि एक लोकेशंस होती है डिफरेंट तरह की, तो लोकस बोल रहे हैं सिंगल, लोकाई बोल रहे हैं प्लूरल। तो डिफरेंट तरह की लोकेशंस जो होती है क्रोमोसोम्स पे,
यानी लिख सकते हैं हम लोग लोकेशंस, या फिर इसको लोकाई भी कहते हैं, ऑन क्रोमोसोम्स। डिफरेंट तरह की लोकेशंस या फिर लोकाई जो होती है हमारे क्रोमोसोम में। तो जैसे कि जो बात करते हैं कि जैसे जो लोकेशंस है वो होती है, एक होती है 16Q, ठीक है, एक होती है 12P, एक होती है 6P, ठीक, एक होती है 14Q और एक होती है आपकी 5Q। ये सारी क्या होती हैं, लोकेशंस होती हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है, एक लोकेशन है। एक लोकेशन के बारे में, जैसे क्रोमोसोम पता ही है कि बहुत बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं, तो सबकी अलग अलग लोकेशन होती है। तो ऐसे ही ये कुछ लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो 16Q वाली लोकेशन होती है, 16Q, ये मार्क्ड होती है कार्डिस से, कार्डिस से मार्क्ड होती है। कार्डिस क्या होता है, कार्डिस क्या होता है आपका, कैस्पेस एसोसिएटेड, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्पेस एसोसिएटेड रिक्रूटमेंट, कैस्पेस एसोसिएटेड रिक्रूटमेंट डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 15, प्रोटीन 15, ये होता है कार्डिस का मतलब। तो जो 16Q वाला जो होता है लोकस होता है, तो वो किस चीज़ से मार्क्ड होता है, कार्डिस से, जिसको कहते हैं कैस्पेस एसोसिएटेड रिक्रूटमेंट डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 15। ये भी क्या होता है कि ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो क्रॉन्स डिजीज़ हमारे बॉडी में है वो इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, क्रॉन्स disease may be caused by this, may be caused by this, ठीक है। यानी कि अगर हम इटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पहली इटियोपैथोजेनेसिस जो है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट हमारे बॉडी में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपिथेलियल बैरियर फंक्शन जो है ये हमारे बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियल बैरियर फंक्शन सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोई चीज़ आसानी से हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज को डैमेज कर देगी। और जैसे हमने बताया कि जेनेटिक फैक्टर है, तो ये ट्विंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर हमने बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें पर्टिकुलर क्या होती हैं, लोकेशंस होती हैं, डिफरेंट तरह की लोकेशंस होती हैं। उन लोकेशंस को हम लोग कहते हैं लोकस या फिर लोकाई। उन लोकेशंस के अंदर अगर क्या होता है कि इन लोकेशंस के अंदर ये सारे लोकेशन होते हैं, जैसे कि 16Q है, 12P हो गया, 6P हो गया, 14Q हो गया, 5Q हो गया। इन सारे लोकेशंस के अंदर क्या होता है, कार्डिस होता है। कार्डिस नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। कार्डिस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्पेस एसोसिएटेड रिक्रूटमेंट डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन 15। अब कैस्पेस के बारे में हमने पहले बताया था, किसके अंदर, हमने इसको बताया हुआ है सेल इंजरी के अंदर कि कैस्पेस होता क्या है। बताया था ना कि सेल इंजरी के अंदर जो हमने बताया था एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, उसके अंदर हमने कैस्पेस का फंक्शन बताया था कि कैस्पेस करता क्या है। अब एपोप्टोसिस के अंदर हमने दो पाथवे भी डिस्कस किए थे, एक था इंट्रिंसिक पाथवे और एक था एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इन दोनों पाथवे के अंदर कौन कौन से कैस्पेस जो थे एक्टिवेट हो रहे थे। फिर फर्दर जो आगे जो था हमने बताया था कि एक एक्सट्रिंसिक के अंदर तुम्हारा साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है जो कि एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन करता है, और इंट्रिंसिक के अंदर हमने बताया था कि उसके अंदर एक डेथ डोमेन होता है जिसको कहते हैं फैस्ट लिगैंड। बताया था ना कि इसके अंदर एक डेथ डोमेन होता है, क्या कहते हैं इसको, डेथ डोमेन, जिसके अंदर हमने एक फैस्ट लिगैंड के बारे में बताया था। फैस्ट लिगैंड होता है जो कि डेथ कॉज करता है सेल का। और एक्सट्रिंसिक वाले के अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर साइटोक्रोम सी का इन्वॉल्वमेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में से जो निकलता है साइटोक्रोम सी, ये क्या करते हैं, ये मिलकर एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन करते हैं, एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के अंदर। और ये एपोप्टोजोम जो होता है ये बॉडी के अंदर क्या कराता है, एपोप्टोसिस करवाता है।
तो ये पहला फैक्टर था। इथियोपैथोजेनेसिस के अंदर हमने जेनेटिक फैक्टर देखा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम जो भी वीडियो बना रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की या जो भी वीडियो, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना रहे, क्योंकि अगर 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो रहेगी ना तो हो सकता है आपको सुनने में, देखने में और कंटेंट्स को नोट करने में आपको बोरियत हो सकती है। तो इसीलिए एक लिमिटेड टाइम यानी कि 30 मिनट्स इज़ नॉट वेरी मच, और ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बिग टाइम नहीं है या बहुत लंबा टाइम नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आपको बोरिंग भी नहीं होगी इस तरह से, मतलब आप बोर नहीं होगे, बोर नहीं फील करोगे, आराम से चीज़ों को कैप्चर करके आप इसे आराम से नोट्स कर सकते हो, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू इन अनदर वीडियो ऑफ दिस क्रॉन्स डिजीज एंड द इथियोपैथोजेनेसिस। तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द अनदर वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।